So let us continue with this. As I was explaining this, lead nitrate का जो हमने प्रॉपर्टी बात की थी, lead nitrate का एक और रिएक्शन है यहाँ पर. So lead nitrate, when it is heated, it forms lead oxide, nitrogen dioxide, and oxygen gases released. Okay. So these three are the example of thermal decomposition reaction. Just give me a confirmation. Is everyone able to hear my voice? Okay. So these are the examples of thermal decomposition reaction. Let's proceed to electrolytic decomposition. So simple, there is only one reaction in our textbook, that the decomposition of water, right? So water decomposes into hydrogen and oxygen gas. आप सबको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O. So वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, so what happens? It breaks down into two different gases, that is hydrogen and oxygen. इसका पूरा apparatus procedure यहाँ पे दिखाया हुआ है मैंने. तो वाटर के अंदर when you pass electricity, what happens? दो different gases यहाँ पे रिलीज होते हैं, one is oxygen and one is hydrogen. और कैसे होता है तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं. सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, वाटर के अंदर इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं. देखो ग्रेफाइट रॉड, दीज आर इलेक्ट्रोड्स. नीचे स्क्रू लगाया जाता है, रबर स्टॉपर रखते हैं ताकि वाटर बाहर ना निकले. इन स्क्रू के साथ हम एनोड और कैथोड यानी इस बैटरी के दोनों वायर्स के टर्मिनल यहाँ पे जोड़ देते हैं, राइट. इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उससे पहले एक चीज की जाती है, यहाँ पर की भी है देखो, स्विच जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने में हेल्प करेगी. उससे पहले इसके अंदर 2 ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड 2 to 3 ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला जाता है. सो इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है, ये भी एक गिव रीजन का क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है. व्हाई बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर 2 to 3 drops of concentrated H2SO4 is added. Why? रीजन पूछा जाता है. The reason is that concentrated H2SO4 जो है इस वाटर को आयनाइज कर देता है, राइट. द वाटर इज डीआयनाइज्ड, तो उसको फिर से आयनाइज करता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. तो जब आयनाइज होगा ना तभी ये टूटेगा, यानी इस तरीके से होना जरूरी है. H+ और OH- अगर सेपरेट नहीं होते तो कैसे होगा अलग, तो वाटर ब्रेक होगा पहले इसमें और फिर रिलेटिव गैसेस में. तो ये आयनाइज करने के लिए H2SO4 ऐड किया जाता है. इन द एंड वी विल सी दिस क्वेश्चन. ओके, मैंने डाला है क्वेश्चन भी और उसका आंसर भी क्या लिखना है वो मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है. सो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड. एनर्जी का फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हमने एक सिंगल कंपाउंड को 2 सिंपलर प्रोडक्ट दैट इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक किया. नेक्स्ट इज फोटो डिकम्पोजिशन. तो फोटो में मैंने आपको बात किया था लाइट की. तो यहां पर क्या होगा, एक सिंगल सब्सटेंस जो है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक होगा. सी AgCl दैट इज सिल्वर क्लोराइड ब्रेक्स इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन. इसके लिए हमें किसकी जरूरत है, एनर्जी देने की. तो एनर्जी हमने दिया है सनलाइट के फॉर्म में. तो दैट इज वाई, क्योंकि लाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज किया है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है. तो 2 रिएक्शन है हमारे पास. सिल्वर क्लोराइड का ब्रेकिंग देखो, AgCl ब्रेक्स इनटू AgNCl और सिल्वर ब्रोमाइड ब्रेक्स इनटू सिल्वर एंड ब्रोमाइड. द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. देखो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत है बच्चों, तो एग्जाम में ये चीज पूछे जा सकते हैं कि गिव अ रिएक्शन व्हिच इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. तो ये इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो. ओके. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो बिफोर गोइंग टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें ये एक सीरीज लर्न करनी है. तो ये दिस सीरीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज, जिसके अंदर मेटल नॉन मेटल है जो रिएक्शन करते हैं, राइट.
जब भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो पहले मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझाता हूं क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जैसे अगर मान लो ए कोई मेटल है और कोई कंपाउंड है जिसमें दो चीजें बी और सी, ध्यान से देखना, ए इज मेटल, ओके, ए इज मेटल, बी इज ऑल्सो मेटल, सी इज नॉन मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर अगर ए ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है तो वो बी की जगह ले लेगा, तो रिएक्शन क्या होगा, ये बी अलग हो जाएगा और ए सी के साथ कंबाइन हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे की जगह ले लेगा, राइट। तो ए विल टेक द प्लेस ऑफ बी। तो ऐसा कब होगा, अब इसको समझते हैं। यहां पर अगर मान लो ये जो ए है मेरा दैट इज एल्यूमिनियम, ओके, ए क्या है, एल्यूमिनियम है। या और बुक बुक वाला ले लेता हूं एग्जांपल, रुको। जैसे यहां पर ले लिया मैंने आयरन, ओके, आयरन रिएक्ट्स विद, यहां पर ले रहा हूं बी मेटल, देखो कॉपर, और सी जो है नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का एक सब्सटेंस ले लेता हूं कॉपर सल्फेट, ये बुक में पूरा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है, इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहली बात, यहां पर दोनों मेटल जो है मेरे दैट इज आयरन और कॉपर, उसको इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखता हूं मैं कहां पर है। तो यहां पर है मेरा आयरन और यहां पर है कॉपर, और मैंने ये एरो ऊपर की तरफ बनाया है, इसका मतलब जो ऊपर की साइड है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ओके। तो आयरन और कॉपर में से आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो आयरन और कॉपर में से आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां पर क्या होगा, आयरन विल टेक प्लेस ऑफ कॉपर, तो यहां बनेगा FeSO4 और कॉपर बाहर निकल जाएगा। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यही चीज अगर अब उल्टा करने जाएं तो FeSO4 में कॉपर डाल दे तो क्या कोई रिएक्शन होगा? अगर FeSO4 में कॉपर डाल दूं मैं तो कॉपर डिस्प्लेस कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि सिंपल सी बात है, हम लोग देखना चाहते हैं कि कॉपर डिस्प्लेस कर रहा है कि नहीं। ये तो कॉपर कैसे डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव, देखो कॉपर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू दिस आयरन। जो टेबल में जितना ऊपर है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है, राइट। तो यहां इसको लर्न करने का तरीका है ये, यू कैन यूज दिस। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग स्मार्ट गाय। तो यहाँ प्लीज, पी से है तो पोटेशियम, एस से सोडियम, ठीक है, राइट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यू कैन यूज दिस वन, ओके। So this is very much helpful to learn this reactivity series. Now let us see some displacement reactions. So we have this, देखो मैंने आपको कहा था ना बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है। So we have this, in one of the test tube I have copper sulfate solution जिसका कलर होता है ब्लू कलर, देखो, राइट। तो कंप्लीट रिएक्शन विद कलर्स लिखता हूं मैं। आयरन नेल, आयरन की खिल्ली जो है कैसे दिखती है, देखो आयरन नेल अपीयर सिल्वर, इसका कलर सिल्वर है। जब इसको डिप किया, इस आयरन नेल को इसके अंदर डाल दिया मैंने, ओके। तो यहां पर क्या है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, आप लोग देख सकते हो, ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का कलर। तो मुझे पता है यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा, वो क्या बना देगा, फेरस सल्फेट। तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था मैंने, फेरस सल्फेट यहां पर बनाया, देखो ये जो है ये FeSO4 है। तो FeSO4 का कलर कैसा होगा, लाइट ग्रीन कलर। और साथ में मैंने कहा था कि कॉपर अलग हो जाएगा,
तो कॉपर आप लोग जानते होंगे घर पे यूज होता है एज अ यूटेंसिल, तो कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन, राइट। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं इनका कलर वलर और एग्जाम्पल भी। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को थोड़ा सा घबराने की जरूरत है क्योंकि एक्स वाई से रिलेट करता है ये क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो ये नेल कॉपर इस पे डिपॉजिट हो गया, देखो रेडिश ब्राउन। पहले नेल सिल्वर कलर का था, अब जो नेल है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो गया, राइट। सो दिस इज कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसका कलर देखो कैसा हो गया, रेडिश ब्राउन, क्योंकि उस पर कॉपर डिपॉजिट हो गया। तो कॉपर अलग हो गया है और आयरन किसके साथ जाके मिल गया है, इस सल्फेट के साथ, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर जो है वो लाइट ग्रीन हो गया। सो दिस इज द रिएक्शन। यहां पर देखो आप लोग को, यहां पर मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है, Fe plus CuSO4, copper sulfate gives FeSO4 plus Cu. In this reaction, iron has displaced or removed another element. Iron ने Cu को अलग कर दिया है. This reaction is known as displacement reaction. Okay. Other examples are given here. अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखो. So I can see zinc को ऐड कर रहे हैं कॉपर सल्फेट में. तो अगर जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, इसकी जगह ले लेगा. तो सिंपल सी बात है, हम लोग वो पीछे देखते हैं हमारी स्लाइड में जो इससे पहले मैंने रखा हुआ था. देखो जिंक की बात की थी मैंने, तो जिंक और कॉपर में आप देख सकते हो जिंक तो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, यहां पर देखिए आप, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन दिस कॉपर, सो डेफिनेटली जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर. इसी तरीके से अगला भी है, लेड और कॉपर में भी देखोगे तो लेड पीबी देखो, राइट. सो लेड इज मोर रिएक्टिव, यहां पर दिख रहा है, जो सीरीज में ऊपर आएगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, राइट. लेड विल ऑल्सो डिस्प्लेस कॉपर. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. तो यहां पर मैंने जैसे आपको बताया था, जिंक कॉपर की जगह ले लेगा और लेड विल टेक प्लेस ऑफ दिस कॉपर. नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. बहुत इजी है. एक्सो को याद रखने के लिए आप याद रखो द वर्ड एग्जिट. देखो ये जो ई एक्स है, इसको याद रखना है तो आप याद रखो द वर्ड एग्जिट. एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर निकल जाना, है ना, कहीं से निकल जाना एग्जिट कहलाता है. तो एग्जिट मतलब क्या, यहां पर कोई चीज एग्जिट कर रही है, बाहर निकल रही है. एंटर एंड एग्जिट कहते हैं ना, तो इसको ऐसे ही याद किया जाता है. देखो दिस इज एंटर. एंटर मतलब अंदर आना और एग्जिट मतलब बाहर निकलना. तो इन रिएक्शन में हीट जो है वो बाहर निकलती है. देखो हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. बाहर निकल रही है मतलब रिएक्टेंट साइड नहीं है बल्कि प्रोडक्ट साइड है. प्रोडक्ट बनने के बाद हीट बाहर निकलती है. देखो सो इसके अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो इस रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इज कमिंग आउट एंड मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक. जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उन सब में से हीट बाहर आती है. अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइम मैंने कहा था एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है. तो एनर्जी क्या करना पड़ रहा है, मुझे देना पड़ रहा है. इसमें हीट बाहर आ रही है, एनर्जी बाहर आ रही है, इसमें एनर्जी मुझे देना पड़ रहा है. देखो हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट, तो यहां पर हीट में सप्लाई कर रहा हूं, सो एनर्जी में दे रहा हूं यहां पर. तो एनर्जी देने से ये जो रिएक्शन है ये क्या है, हीट एंटर करना पड़ रहा है मुझे. दैट इज व्हाई दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. मोस्टली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक. आप लोग को एग्जाम में अगर आता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस लिखना है तो यू विल राइट 3 पॉइंट्स. वन इज हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन, और उसमें हीट इज सप्लाइड ड्यूरिंग अ रिएक्शन. हीट या एनर्जी भी बोल सकते हो, ठीक है. मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक. एंड वन एग्जांपल यू कैन गिव. टेस्ट फॉर गैस. ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में.
और अगर मैंने कहा ना अभी आपको 2 मार्क के जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही कंफ्यूज किए जाते हैं इस चैप्टर से। द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये चीज आप ध्यान रखो, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब इसको लाइम वाटर से पास करते हैं, सो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की व्हेन पास थ्रू इट। क्या होता है देखो, दिस इज लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से पास करते हैं, सो व्हाट हैपेंस, यहां पे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट विच इज मार्बल। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये मार्बल होता है, लाइमस्टोन होता है, तो वो प्योर व्हाइट नहीं होता, थोड़ा सा मिल्की कलर सा होता है, राइट, तो उस कलर में चेंज हो जाता है। अगर ऐसा हो गया, इसका मतलब ये गैस कौन सी है, ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्ट क्या है, अगर कोई गैस बाहर निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, कैसे पता करना है, तो लाइम वाटर में उस गैस को पास कर दो, अगर लाइम वाटर मिल्की में बदल जाता है देन द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन नहीं होगा तो लाइम वाटर मिल्की में नहीं बदलेगा, मिल्की कलर में नहीं बदलेगा। ओके, नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। ये इतनी ज्यादा बार तो नहीं पूछा गया, बट लास्ट अगर 10 इयर्स का सीबीएसई का पेपर देखोगे तो आप जनरली देखोगे उसके अंदर कि एक बार आया ये क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है, इसमें हमें इतना ही याद रखना है, बाई चांस अगर इस बार आ जाता है बाई चांस, तो व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला ये होता है KMnO4, तो उसमें वाटर भी डाला है थोड़ा सा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास की है, तो यहां पर क्या हो रहा है देखो, द सॉल्यूशन टर्न्स टू पर्पल कलर बिकॉज SO2 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये लिख दोगे कि पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है तो सॉल्यूशन किस कलर में चेंज हो जाता है, इनटू पर्पल कलर। टेस्ट फॉर ऑक्सीजन, सो the evolution of oxygen gas during a reaction can be confirmed by bringing a burning candle near the mouth of test tube। मान लो अगर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर से ऑक्सीजन गैस बाहर आ रहा है, ठीक है, यहां से जो गैस बाहर आ रही है दैट इज ऑक्सीजन गैस, तो कैसे पता चलेगा, आपको करना क्या है, यहां पर यू हैव टू ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल, एक बर्निंग कैंडल इसके पास लेकर आओ। व्हाट विल हैपन, द इंटेंसिटी ऑफ द फ्लेम इंक्रीजेस, ये फ्लेम जो है वो थोड़ा बड़ा होने लगेगा, तो इससे पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन गैस है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम सबको पता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्निंग होती है, सो ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन, तो इसी वजह से आग और थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, तो सिंपल सी बात है, उसी तरीके से टेस्ट ट्यूब के सामने अगर हाइड्रोजन गैस बाहर आ रहा है तो ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर टू इट, व्हाट विल हैपन, इट विल बर्न विथ अ पॉप साउंड, ठीक है, पॉप साउंड के साथ वो बर्न करेगा। तो कुछ सब्सटेंस मैं आपको दिखाने वाला था, सो दिस इज कॉपर, आप लोग जनरल इसको दिमाग में डाल लो कि कॉपर जो होता है दैट इज रेडिश ब्राउन सब्सटेंस। ओके, कॉपर का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, देख लो आपके घर में आपने देखा होगा, और वो क्या बोलते हैं शिवलिंग के पास जहाँ पे महादेव के मंदिर में आपने देखा होगा, ये जो हमारे यूटेंसिल्स यूज होते हैं वो कॉपर के होते हैं जिससे हम पानी चढ़ाते हैं, राइट, सो कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट जिसकी मैं बात कर रहा था ब्लू कलर के होते हैं, राइट, सो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है वो इस तरीके से नजर आते हैं, तो आप सोच लो अगर इसको पानी में डिसॉल्व करूंगा तो लाइट ब्लू कलर ही होगा इसका। ओके, नेक्स्ट इज फेरस सल्फेट, जो मैं डिस्कस कर रहा था कि लाइट ग्रीन कलर का होता है, तो सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो उसको, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स है वो लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, तो पानी में भी डिसॉल्व होंगे तो वो लाइट ग्रीन कलर का ही होगा, तो इसीलिए वहां पर जब हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा था वहां फेरस सल्फेट जो बना था उसकी वजह से टेस्ट ट्यूब के अंदर जो लाइट ब्लू कलर था वो चेंज हो गया था किसमें, लाइट ग्रीन कलर में। दिस इज आयरन, आयरन जनरली सिल्वर कलर का ही होता है, लोहा तो हर कोई जानता है, राइट, तो आयरन तो हर कोई पहचानता है, नो डाउट। और एक क्वेश्चन जैसा मैंने डिस्कस किया था, व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड बिफोर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, सो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर वाटर इज वेरी लो
मैंने जैसा बताया था कि वाटर जो होता है वो खुद आयनाइज नहीं हो सकता, वाटर सेल्फ आयनाइज नहीं हो पाता, उसकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। वाटर में नॉट ब्रेक इनटू आयंस, ये अपने आप खुद इन आयंस में नहीं टूटेगा H+ और OH- में। सो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए देखो, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, उसको आयनाइज में ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड उस प्रोसेस से पहले यूज करते हैं, मतलब डालते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन से पहले। So here the session end, right? If anyone has any type of questions, they may ask me. Manan, Nitya, if you feel any kind of questions are there in your mind, so you can ask me. How was the session? Did you feel that revision is going on or something like that? Okay. I tried to cover entire session, right? Yeah, I tried to cover the entire session. Vivek, Sneha, thank you so much for joining. Nandini, okay, you have been till here right now, and it was a great time with you all. Thank you so much for joining in the session. Tomorrow we will have math session. So once again, pack your seats for tomorrow. Although right now we have less crowd, but no issue. We will continue. Okay. Thank you so much. Have a nice day.